हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक कंडीशन इओसिनोफिलिया के बारे में। इओसिनोफिलिया क्या होता है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपको इओसिनोफिलिया की प्रॉब्लम है, साथ में डाइट में आपको क्या परहेज रखना चाहिए और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिलिया क्या होती है। इओसिनोफिलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे शरीर के जो WBCs यानी श्वेत कणिकाएं होती हैं, उसका ही एक टाइप यानी इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो श्वेत कणिकाएं यानी WBCs होते हैं, उनका काम होता है डिफेंस का, मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का। जब भी हमारे शरीर पर बाहर से कोई भी अटैक होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हों, चाहे वो फंगस हो, पैरासाइट्स हो, माइक्रोब्स, कितनी भी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे डिफेंड करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो WBCs होते हैं। उसका एक टाइप यानी जो इओसिनोफिल्स होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है पैरासाइट से लड़ने के लिए। चाहे वो पैरासाइट्स प्रोटोजोआज होते हैं, चाहे वो हेल्मिन्थ्स होते हैं। तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना कि कितने तरह के पैरासाइट्स होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी पैरासाइट्स अटैक करते हैं, स्पेशली जो हमारे पेट के ऊपर असर आता है, जैसे राउंड वॉर्म होते हैं, उस टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं, एस्कैरिस होता है या टीनिया होते हैं, इतने तरह के पैरासाइट्स होते हैं। तो अगर हमारे पेट पर असर डालते हैं, हमारे शरीर पर असर डालते हैं, या किसी भी तरह की एलर्जी अगर हमारे शरीर को होती है, तो जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनसे फाइट करने के लिए वो होते हैं इओसिनोफिल्स। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी अटैक होता है, बाहर से कोई भी पैथोजेंस हमको अटैक करते हैं, तो उनसे डिफेंड करने के लिए हमारे बोन मैरो यानी रीढ़ की हड्डी में ये सेल्स बनते हैं। WBCs हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं, उसके बाद ही हमारे ब्लड में और हमारे टिश्यूज़ में जाते हैं। नॉर्मली अगर हम ब्लड की बात करें तो जो इओसिनोफिल्स होते हैं 8 से लेकर 18 घंटे तक इनका काम होता है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं खुद भी, मतलब डिफेंड किया बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तब उसी कंडीशन को बोला जाता है इओसिनोफिलिया। तो इओसिनोफिलिया मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें नॉर्मल रेंज जो इओसिनोफिल्स का होता है, जो कि 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 500 सेल्स इओसिनोफिल्स के हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तब उसी कंडीशन को बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और एक और इसी से रिलेटेड टर्म है जिसको बोलते हैं हाइपर इओसिनोफिलिया। हाइपर इओसिनोफिलिया होता है जब आपके जो इओसिनोफिल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर ब्लड 1500 से ऊपर बढ़ जाते हैं, वो एक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया कि इओसिनोफिलिया क्या होती है। अब हम जानते हैं इसके कॉजेस, क्या कारण होते हैं इओसिनोफिलिया के। तो अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, अपना CBC कराया, उसमें आपको पता चलता है कि आपको जो इओसिनोफिल्स वो बढ़े हुए हैं, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपको ज़रूर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ होगा, या इसके अलावा ड्रग रिएक्शंस, अगर बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद, स्पेशली एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी इओसिनोफिलिया की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा एस्थमा के केसेस में भी इओसिनोफिलिया देखा जाता है, जिसको हम इओसिनोफिलिक एस्थमा बोलते हैं या ब्रोंकियल एस्थमा भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं तो ये किसी न किसी कैंसर का सूचक हो सकता है। तो 4-5 मोटी कैटेगरीज होती हैं जो रीजंस बन सकते हैं इओसिनोफिलिया के। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं अगर आपको इओसिनोफिलिया है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो देखा जाता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपके नाक से स्टार्ट होकर के आपके पूरे लंग्स तक पहुंचते हैं। मतलब आपको रनी नोज हो सकता है, आपको छींकें आ सकती हैं, आंखों से पानी आ सकता है, आपको सिर दर्द हो सकता है, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है। इसके अलावा आपको गले में खराश हो सकती है, हॉर्सनेस हो सकती है, एस्थमा टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या साथ के साथ आपको सांस लेने में बहुत गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस आपके स्किन पे भी दिख सकते हैं अगर आपको इओसिनोफिलिया की कंडीशन है। मतलब आपके स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, छपाकी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब आपके शरीर पे चकत्ते चकत्ते से पड़ सकते हैं अगर आपकी इओसिनोफिलिया की प्रॉब्लम है।
इसके अलावा एक कंडीशन होती है कि आपका पेट बार बार खराब होता है, बार बार आपको डायसेंट्री या लूज मोशन या डायरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा जा सकता है और आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि इयोसिनोफिलिया अगर लंबे समय तक चलता है तो पेट लगातार आपका खराब रहेगा, कोई भी न्यूट्रिशन आप नहीं ले पाएंगे, कॉन्सिक्वेंटली आपको वेट लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको लिम्फ नोड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लिम्फ नोड्स आपके शरीर के हर पार्ट्स में होते हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं। तो अगर आपके इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम है तो ये इनकी सूजन हो सकती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको नाइट स्वेट्स आ सकते हैं। अगर रात में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो जो कि नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन फीवरिश जैसी फीलिंग आती हो, या आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो। टेंडरनेस का मतलब हुआ कि जब अगर आप बोन्स को दबाएंगे तब आपको इसमें दर्द सा महसूस होगा। लगातार आपको कोई दर्द नहीं होगा लेकिन इनको प्रेस करने पर अगर आपको दर्द होता है उसको बोलते हैं टेंडरनेस। तो बोन्स में टेंडरनेस हो सकती है अगर आपको इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर कॉन्टिन्यूड आपको इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम रहती है तब आपको नमनेस फील हो सकता है, छूने में आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे जान है, या आपको बहुत ठंडा सा महसूस होता है तो नमनेस की फीलिंग भी आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इयोसिनोफिलिया के। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जानी चाहिए अगर आपको डाउट है कि आपको इयोसिनोफिलिया हो सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको सीबीसी कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। उसमें सारे जो भी आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, डिफरेंशियल काउंट होता है, सब कुछ उसमें आ जाता है। इसके अलावा यूरिन कल्चर और स्टूल कल्चर भी कराया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो इयोसिनोफिलिया होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण होता है या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण होता है। तो स्टूल में वो माइक्रोब्स निकल सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको एस्थमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तभी भी आप इसको करा सकते हैं। तो आपको स्कैन करा सकते हैं, आपका एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं या सीटी स्कैन भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट कराने होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में ये पता चलता है कि कौन सा माइक्रोब है जिससे आपको असर पड़ रहा है, जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो आप करा सकते हैं अगर आपको इयोसिनोफिलिया डाउट है तो। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की इयोसिनोफिलिया की। तो फ्रेंड्स जो इयोसिनोफिलिया होता है इसका मैनेजमेंट में डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिससे हमारे इयोसिनोफिल्स बढ़ते हैं। SFED डाइट आपको फॉलो करना होता है। SFED होता है 6 फूड एलिमिनेशन डाइट। तो 6 फूड को आपको अपने डाइट से एलिमिनेट करना होता है। ये डाइट क्या है वो जान लेते हैं। पहला होता है वीट, यानी गेहूं या गेहूं से बनी हुई चीज़ें आपको छोड़नी होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है डेयरी, जो भी चीज़ें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे पनीर है, दूध है, छाछ है, दही है या डायरेक्ट जो मिल्क है, मिल्क क्रीम है, सब कुछ आपको छोड़ना होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्स। एग को भी आपको पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आ जाता है सोया या सोया से बनी हुई चीज़ें आपको छोड़नी है। 5वें नंबर पे आ जाता है पीनट्स। तो पीनट्स को बिल्कुल छोड़ देना है जिनको भी इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम है। लास्ट फूड जो आपको छोड़ देना है, बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है अपनी डाइट से, वो है फिश। तो इन 6 चीज़ों को आपको छोड़ देना है अगर आपको इयोसिनोफिलिया के सिम्टम्स है या आपको इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम रहती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्या होता है अगर आपको इयोसिनोफिलिया की प्रॉब्लम लंबे समय तक है। तो फ्रेंड्स जो इयोसिनोफिल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनका काम सिर्फ डिफेंस का होता है। जब आपके शरीर पे माइक्रोब्स आए, उनसे फाइट किया, उसके बाद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। लेकिन अगर लंबे समय तक आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं तब ये आपके ब्लड सेल्स को ही, आपके ही ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मतलब आपके शरीर के लंग्स, किडनीज, हार्ट, इंटेस्टाइन्स, इन सबको ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इनका शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इयोसिनोफिलिया एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच का। क्या रहता है होम्योपैथिक अप्रोच इयोसिनोफिलिया में? तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि इयोसिनोफिलिया के कारण आपके शरीर का जो नुकसान हो रहा है, आपके जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स, उनका जो डैमेज हो रहा है, उसको रोकना होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फ्रंट लाइन वॉरियर का काम करती है इयोसिनोफिलिया में। पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा वहां पर दी जाती है जहां पर आपको नाक से संबंधित, श्वसन से संबंधित आपको एलर्जी हो रही है। आपको नाक से पानी आता है, नाक से जो पानी आता है वो आपके अपर लिप्स को, आपके इस एरिया को बिल्कुल जला के रख देता है। बहुत ज़्यादा जलन होती है और आंखों से भी पानी आता है जो कि उतना जलनशील नहीं होता है। बार बार आपको छींकें आती हैं, आपको नज़ला जुकाम बार बार लगता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में एलियम सीपा, जो कि प्याज से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो ली जा सकती है और इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लें।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया अल्बा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसमें आपको एस्थमेटिक सिम्टम्स आते हैं, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं, आपको पानी की प्यास लगती है, आप थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं और आपको साथ के साथ पेट की बहुत समस्या बनी रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स बिल्कुल ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत भी रहती है। ऐसे कंडीशन में आपको ब्रायनिया अल्बा लेनी है और इसको भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सैम्ब्यूकस। सैम्ब्यूकस बच्चों के केसेस में अगर इओसिनोफिलिया की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर बहुत उपयोगी मेडिसिन है। इसके अंदर बच्चों को सफोकेशन होता है, दम घुटने जैसा लगता है, स्पेशली रात में। बच्चा सोया हुआ होता है, अचानक रात में 1 बजे 2 बजे के करीब उसको एकदम घुटन सी महसूस होती है, बच्चा उठ के बैठ जाता है और इसके सांस में किसी भी तरह की म्यूकस नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई होता है, नाक भी बिल्कुल सूखी हुई होती है, लेकिन फिर भी सांस लेने में समस्या होती है। तो ऐसे केसेस में सैम्ब्यूकस ली जा सकती है। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, दरवाजा घर में कहीं और खुल रहा है, ठंड उनको यहाँ पे लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं और हल्की हल्की जो सर्दी होती है वो भी उनको पूरी तरह से चिपक जाती है, बहुत ज्यादा ठंड से सेंसिटिव होते हैं और उनके गले में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ सा है, बार बार ऐसे करके उसको अंदर लेने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वहां पे फंसा हुआ लगता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा होती है, गला बिल्कुल साफ नहीं होता है, आवाज बिल्कुल साफ नहीं निकलती है। तो ऐसे कंडीशन में हिपरसल्फ ली जा सकती है, इसको भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत फेमस मेडिसिन है। अभी आपने कोविड फेज में भी देखा होगा कि आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी को ऑल ओवर इंडिया हर जगह बांटा गया था, क्योंकि ये मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन उनको लेनी है जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, शरीर के साथ दिमाग भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। पानी वो थोड़ा-थोड़ा ही पीते हैं, सिप-सिप करके पीते हैं और साथ में उनको बुखार भी आ सकता है। ऐसी अगर कंडीशंस होती हैं तब वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम ली जा सकती है। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। तो ये कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन हैं जो कि आप इओसिनोफिलिया के केसेस में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड करना। आपके सिम्टम्स के आधार पर ही अगर आप मेडिसिन को लेते हैं तभी आपको वो मेडिसिन फ़ायदा करेगी, तभी आप इओसिनोफिलिया से निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक मेडिसिन मैं बताना चाहती हूँ जहाँ पे अर्जेंट कंडीशन आपकी होती है, अर्जेंटली आपको प्रॉब्लम हो जाती है और ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। एक अक्यूट फेज ऑफ इओसिनोफिलिया के लिए मेडिसिन है एकोनाइट 200। अगर आपको कहीं पे भी इओसिनोफिलिया अक्यूट स्टेज में मिलता है तब आप 200 पोटेंसी ले सकते हैं, उसको हर आधे घंटे पर रिपीट किया जा सकता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 3 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही सेफ है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इओसिनोफिलिया के केसेस में। वो मेडिसिन है ऑसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर, करक्यूमा लॉन्गा का मदर टिंचर और ग्लिसराइजा ग्लैब्रा का। ये तीनों मेडिसिन जैसे कि ऑसिमम सैंक्टम तुलसी से बनी हुई मेडिसिन है, करक्यूमा लॉन्गा हल्दी से बनी हुई मेडिसिन है और साथ के साथ ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जो कि मुलेठी से बनी हुई मेडिसिन है। ये तीनों जो मेडिसिन है ये हर्ब से बनी हुई मेडिसिन है और हमारे शरीर की इओसिनोफिल लेवल्स को ड्रास्टिकली कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इनका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपके इओसिनोफिल लेवल्स को भी कम करने में उपयोगी है। तो इन मदर टिंचर्स के कॉम्बिनेशन को आपको 10-10 ड्रॉप्स दिन में 2 बार थोड़े से गुनगुने पानी में लेकर के आप इसको सिप करके पी सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इओसिनोफिलिया के कॉजेज, सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगेन मैं फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ कि अगर आपका इओसिनोफिलिया काफी लंबे समय तक है और ठीक नहीं हो रहा है तब आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, जिसमें आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स को लेकर के एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपको दी जाएगी जो स्पेसिफिकली काम करेगी आपके सिम्टम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया इओसिनोफिलिया के बारे में आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।